देखो लास्ट लेक्चर में ना क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, प्लेन सेक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके आगे जो अपना टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी कि क्या लिखा हुआ है, वृत्त का समीकरण। ठीक है, अब देखो ये आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिखा है नीचे, द कॉम्बिनेशन इक्वेशन द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्पेयर एंड प्लेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2by 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड प्लेन की इक्वेशन लिखिए lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्पेयर एंड प्लेन। देखो मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि पीछे जो मैंने ये फिगर लिया है 3D फिगर, उसमें अगर आप देख सकते हो तो जो ये प्लेन है लाइट ब्लू कलर का, वो किस में से पास हो रहा है, स्पेयर में से पास हो रहा है। तो देखो एक तो स्पेयर कि हमें क्या है, स्पेयर को ले रहे हैं, उसकी नीड है, और एक अपन क्या ले रहे हैं, प्लेन को ले रहे हैं, उससे अपना क्या बन रहा है, उससे ही तो अपना सर्कल बन रहा है। तो मैंने यही चीज़ तो लिखी है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्पेयर एंड प्लेन। ठीक है, यानी कि आपको जब भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी आपको प्लेन की एंड स्पेयर की इक्वेशन साथ में आपको गिवन है, इसका मतलब ये है कि वो एक सर्कल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेयर से एंड प्लेन से आपको एक क्या मिलता है, उनके कॉमन पॉइंट से एक सर्कल मिलता है। डेट्स वाई ये क्या करता है, साथ में जो दोनों इक्वेशंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो आगे क्या लिखा है, L, M, N आर डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल यानी कि देखो अपने पास प्लेन हमने लिया है पीछे। ठीक है, इस प्लेन के जो नॉर्मल के जो डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं वो आपको पता है, वो क्या होते हैं, L, M एंड N होते हैं। ठीक है, तो देखो P नीचे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन टू सेंटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि कौन सी, जो सेंटर से हम प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन मैंने लिखी है lx my प्लस nz, जहाँ पे l m n क्या डायरेक्शंस रेशियोज है नॉर्मल के, एंड p हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो समझ गए इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको किस तरह से गिवन होगी, एक प्लेन की एंड एक स्फीयर की इक्वेशन गिवन होगी कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, अब देखो नोट क्या लिखा है नीचे, सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन। अब देखो मैं ये वापस आपको पीछे समझा दी हूँ, ये क्या चीज़ लिखी है कि ये जो स्फीयर का सेंटर है उससे अपन CN क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पे, प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। नीचे वाला जो सर्कल है वो एक प्लेन था, उस पर अपन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो N है वो हमारा क्या होता है, एक फीट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, किसके लिए, एक प्लेन, नीचे वाले प्लेन के लिए। तो वही चीज़ हमने लिखी है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, रेडियस इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये डायरेक्ट इसलिए लिखी है क्योंकि ये फॉर्मूला आगे हमने पाइथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे ये रेडियस भी लिख दी। अब देखो डायरेक्ट इसका सेम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच स्पेयर हमारे पास गिवन है। आप देखो पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक तो अपने पास पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड अपन को सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। किसकी फाइंड करना है, सर्कल की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर लिखा है विच स्पेयर अपने पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इज इक्वल टू 0 इज कट बाई द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो था क्वेश्चन, मैं आपको बता रही हूँ इसमें एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको इसमें जो स्पेयर एंड प्लेन से पास होने वाला जो इसके बीच का इनके कॉमन पॉइंट से जो सर्कल बनता है, ठीक है, उस सर्कल के आपको सेंटर फाइंड आउट करना एक तो। ठीक है, सेंटर यानी कि जो ये एंड पॉइंट है CN जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है प्लेन पे। तो देखो हमें कभी भी क्वेश्चन में जैसे कुछ भी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना है अपन को कि अपन को फाइंड आउट क्या करना है और अपने पास गिवन क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें अपने पास एक तो स्पेयर की इक्वेशन गिवन है, आप जब क्वेश्चन देखते हो तो, और एक इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब देखो प्लेन है और स्पेयर है और फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे
कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो स्पेयर की इक्वेशन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख ली है, ठीक है। फिर मैंने नीचे क्या लिखा है कि जो स्पेयर की जनरल इक्वेशन है उसको जो गिवन इक्वेशन है उसके मैंने कंपेयर कराया। और कंपेयर इसलिए करवाया क्योंकि इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा जो सेंटर है उसके हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सेंटर ऑफ स्पेयर, ठीक है, स्पेयर के सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का u माइनस का v एंड माइनस का w होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से 2u को कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा u की वैल्यू 1, 2v मिल जाएगा v की वैल्यू -1 एंड 2w एंड w की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2। यानी कि इन जो uv w की वैल्यू है आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको सेंटर है स्पेयर का वो मिल जाएगा -1,1,2, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, रेडियस ऑफ स्पेयर r इज इक्वल टू, आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला सब जानते हो क्या होता है, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस का d होता है, ठीक है। अब देखो u v एंड w की प्लेस पे जब आप इस सेंटर को पुट करते हो, यानी कि u v w की वैल्यू पुट करते हो, इनके स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 1 + 1 + 4 एंड माइनस का d लिखा हुआ है। तो जब आप जनरल इक्वेशन को स्पेयर की जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हो तो यहाँ से d की वैल्यू आपको मिल जाएगी ऑन कंपेयरिंग माइनस का 19 मिल जाएगी। और यहाँ पे माइनस d है तो वो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और d अपनी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ से रेडियस आपको मिल जाएगी √25, यानी कि रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। ये रेडियस किसकी निकाली अपन ने, फॉर्मूला स्पेयर रेडियस ऑफ स्पेयर का था, ठीक है। तो फिर ये रेडियस किसकी आ जाएगी, अपने पास स्पेयर की आ जाएगी। तो अपने पास r की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है, 5 आ जाएगी। अब देखो आगे मैंने क्या लिखा है, ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये जो फॉर्मूला है ये बुक में आपको आगे गिवन है और फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये आपके यूज़ आएगा इसके लिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 z1 ऑन दी प्लेन ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। या फिर ये जो ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0, इसकी जगह आप lx + my + nz + d इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये फार्मूला है किसका, कि हमारे पास कोई पॉइंट अपने पास गिवन होता है और जो उस पॉइंट से अगर हम किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो लेंथ फाइंड आउट करनी होती है उसका ये फार्मूला है। तो एक बार आप डायग्राम में देखोगे एग्जांपल नंबर 1 में जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेंटर क्या आया था अपना -1,1,2 आया था, यानी कि x1 y1 z1 हमारे लिए एक कोई पॉइंट हो गया। इस सेंटर C से हम CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं प्लेन पे, ठीक है, प्लेन पे ही कर रहे हैं क्योंकि प्लेन से ही तो सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो प्लेन पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो लेंथ है CN वाली जिसको हमने P लेट किया है उस P की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखो अपने पास u/v/w की वैल्यू क्या थी, -1,1,2 थी, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट -1,1,2। ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है ना, स्पेयर के सेंटर से। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑन दी प्लेन x + 2y + 2z + 7 इज इक्वल टू 0। और ये प्लेन मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। यही तो इसी का ही तो निकालना है कि एक पॉइंट अपने पास है उसको अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो ऊपर मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग, इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया p, यानी कि p की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ। तो क्या हो जाएगा कि जो प्लेन की इक्वेशन है आपके पास वो मैं क्या करूँगी, x + 2y + 2z + 7 को लिख दूँगी, जहाँ पे जो x, y एंड z है उसकी प्लेस पे जो पॉइंट है जिससे पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ वो पॉइंट उसमें क्या कर दूँगी मैं सेटिस्फाई करवाने के लिए ये पॉइंट यानी कि x, y, z की प्लेस पे पुट कर दूँगी। तो मुझे मिल जाएगा x की प्लेस पे -1 रखूँगी, फिर प्लस मैं इसकी 2y की प्लेस पे रखूँगी, y की प्लेस पे 1, z की प्लेस पे रखूँगी 2 एंड +7 एज इट इज़ अपॉन में देखो फॉर्मूले में क्या है, अंडर दी रूट a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। यानी कि जो प्लेन आपको गिवन है उसमें x, y एंड z के कोफिशिएंट्स का क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको p यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा 4 मिल जाएगी। अब देखो आगे क्या है,
देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि जो सी एन है, अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था प्लेन पे, वो मिल जाएगी लेंथ। पी की वैल्यू मिल गई है, तो अब अपन आसानी से क्या निकालते हैं, सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपन आगे प्रूफ कर दिया है उसका, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। मैंने मान लिया कि जो स्मॉल आर है वो एन पी, स्मॉल आर यानी कि जो एन पी है वो सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो उसका फॉर्मूला है आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल आर अपने पास क्या है, कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो अपने पास 5 है, सबसे ऊपर मैंने निकाली है, ठीक है। तो वो 5 स्क्वायर हो जाएगी माइनस का पी स्क्वायर, पी की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल दी है। तो यहाँ से इनके स्क्वायर करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा आर इज़ इक्वल टू 3, यानी कि सर्कल ऑफ ये सर्कल ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल जो मिल जाएगी आपको, ये एन पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी आर इज़ इक्वल टू 3 मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में एक तो आपको बोला था कि सर्कल के सेंटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस यानी कि आर तो निकाल दिया, तो अपना अब बाकी है सेंटर निकालना। तो सेंटर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं आपको फिगर फिर से आप देख लो कि आपने एन पी यानी कि आर की वैल्यू निकाल दी है, सी एन की वैल्यू इसलिए निकाली थी क्योंकि रेडियस के फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट थी। और अब आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। किसके, सर्कल का सेंटर निकालना है। तो कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ से कि जो सी एन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो एन वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन को चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स ही तो सर्कल के सेंटर हो जाएंगे। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है। किसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जब किसी लाइन पे एक पॉइंट ऑलरेडी अपन को गिवन हो और उस लाइन पे दूसरा पॉइंट अपन को फाइंड आउट करना है कोई भी, तो उसका फॉर्मूला अपने पास होता है x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू r, जहाँ पे x1 y1 एंड z1 वो पॉइंट है जो पॉइंट अपन को गिवन होता है। और यहाँ पे क्या गिवन है आपको, -1, 1 एंड 2 गिवन है, क्योंकि इस सी से ही तो सी एन परपेंडिकुलर है और इसी लाइन पे तो आपको एक पॉइंट निकालना है एन, ठीक है। तो बस उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे। तो यहाँ से आपको जो ये पॉइंट मिल जाएगा, जनरल पॉइंट, वो मिल जाएगा। आप क्या करोगे, इसको मैंने आर के इक्वल लेट किया है। आर यानी कि एक अपना क्या, एक पैरामीटर है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। पैरामीटर के इक्वल इसलिए लेट किया है क्योंकि जब भी हमें कोई भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी कांस्टेंट के इक्वल इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि वो पॉइंट कंपैरिजन करने पे वो पॉइंट हमें मिल जाता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट के इक्वल लेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे नीचे वाला स्टेप देखना आप, x माइनस x1 अपॉन में l इज़ इक्वल टू r। जब मैं पहले वाले स्टेप को इस कांस्टेंट पॉइंट से मैं क्या करती हूँ, कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती है x1 को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगी, x1 प्लस एल आर वैल्यू मिल जाएगी। सेम y से करूँगी कंपेयर, y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू r से, तो मिल जाएगा y1 प्लस mr और z1 प्लस nr मिल जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट मुझे मिल जाएगा वो मिल जाएगा x1 प्लस LR, y1 प्लस mr एंड z1 प्लस nr मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे ये है इक्वेशन ऑफ लाइन CN पासिंग थ्रू दी पॉइंट, यानी कि यही चीज़ है। देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो लाइन CN है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -1, 1 और 2 से पास हो रही है। तो क्या कर लेंगे अपन, x1 y1 एंड z1 की प्लेस पे, ठीक है, ये पॉइंट पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर x1 y1 एंड z1 की प्लेस पे अगर ये पॉइंट आप पुट कर देते हो, ठीक है, बात वही है कि पीछे मैंने क्या कर लिया, कंपैरिजन करके पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। तो बात वही है कि x1 y1 एंड z1 की जगह पे आप पुट कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप अगर जब पुट करते हो तो x1 y1 एंड z1 की जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा। और देखो मैंने क्या लिखा है, l की जगह पे 1, m की जगह पे 2 एंड एंड की जगह पे 2। lm n की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी है, मैं आपको फिर से ये चीज़ बता देती हूँ कि जो आपको प्लेन गिवन है, ठीक है, प्लेन अपन को क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि x, y एंड z के जो कोफिशिएंट्स हो गए वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, lmn की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि अपने पास प्लेन की फॉर्म क्या होती है, lx प्लस my प्लस nz प्लस इज इक्वल टू p होती है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करके lmn की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पे 1, 2 मिल जाएगी, जो कि गिवन प्लेन से लेनी है। और r को जो है मैंने अगले वाले स्टेप में क्या मान लिया, k के इक्वल मान लिया। तो देखो ऐसा था कि पहले तो मैंने किसके इक्वल लेट किया था उसको,
पहले मैंने उसको आर के इक्वल लेट किया, अभी मैंने के इक्वल लेट किया। तो देखो आपकी चॉइस है, आप उसको कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने केस के इक्वल अभी इसलिए लेट किया है क्योंकि जो आर जो है वो अगर आप इस एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हो तो जो एन पी है वो क्या है, इसको मैंने रेडियस के इक्वल ऐड कर दिया है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ नया दे दिया है नाम, इस बार के लिख दिया है उसको। ठीक है, तो इट्स ओके, अगर आपको आर कंफर्टेबल है तो आर भी लिख सकते हो, और कांस्टेंट मानना है तो आप कुछ भी मान सकते हो उसको। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि के को मैं पहले टर्म से यानी कि ये पॉइंट्स पुट भी कर दिए, x1 y1 z1 lmn की भी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद x+1/1 इज इक्वल टू के है, तो पहले मैं इसको इससे कंपेयर कराऊंगी, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी k-1, y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2k+1 एंड z की वैल्यू मुझे मिलेगी कंपेयर करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट से, फिर थर्ड एंड लास्ट से कंपेयर करने के बाद 2k+1 मिल जाएगी, यानी कि x y एंड z वो जो पॉइंट था, ठीक है, एन उसके जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले हैं k-1, 2k+1, 2k+2। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड ये पॉइंट आया है। तो देखो ऐसा है कि इसमें ये जो k कांस्टेंट है मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट इसलिए करनी है क्योंकि देखो मुझे सेंटर निकालना, n हमारा सेंटर था, और सेंटर जब मैं निकालूंगी तो हमें कुछ न कुछ कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जब तक हम k की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा है, यानी कि सेंटर कौन सा है सर्कल का। तो मैं क्या करूँगी, जो प्लेन की इक्वेशन अपन को गिवन है वो मैंने नीचे लिख दी है, x+2y+2z+7 इज इक्वल टू 0। तो x, y एंड z की प्लेस पे ये जो जनरल पॉइंट अपना आया है यानी कि k-1, 2k+1, 2k+2, ये इसको मैं क्या करूँगी, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूँगी। इससे मेरा क्या होगा कि मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद जो k की वैल्यू है वो मुझे फाइनली क्या मिल रही है, नीचे माइनस का 4/3 मिल रही है। तो जो k की वैल्यू मिल रही है उसको मैं क्या करूँगी, अगेन जो ये पॉइंट आया अपना n वाला उसमें k की प्लेस पे पुट कर लूँगी, यानी कि पहले -4/3 -1, फिर 2k है तो k की प्लेस पे क्या हो जाएगा, -8/3 + 1, फिर -8/3 प्लस का 2। तो इनको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनली पॉइंट मिल जाएगा n वाला, -7/3, -5/3, -2/3, और ब्रैकेट में लिखा है सेंटर ऑफ सर्कल। तो यही पूरा क्वेश्चन था, यही हमें करना था इसको सॉल्व पूरा का पूरा, क्योंकि सेंटर निकाल दिए और इसके हमने स्पेयर का सर्कल के सेंटर निकाल दिया और सर्कल की क्या निकाल दी, रेडियस निकाल दी। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन, ये जो पेज नंबर 27 पे है, PDF भी मैंने आपको भेज दी है, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी एक्सप्लेन किया है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 24 पे सेम वो का वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिखा है, बस चेंज इतना है कि जो स्पेयर की इक्वेशन है उसमें थोड़ी सी डिफर है, एंड जो प्लेन की इक्वेशन है वो थोड़ी सी अलग है, वैल्यूज़ बदल दिए, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ सेम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन अगर समझ में आया है अच्छे से, तो ये उसके देख के आप इसको पूरा सॉल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती तो भी मैं आपसे यही बोलती, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, सर्कल का क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कंपैरिजन करके जनरल इक्वेशन से UVW की वैल्यू निकालूंगी, फिर रेडियस ऑफ स्पेयर निकालूंगी। ठीक है, स्पेयर की रेडियस निकालूंगी 4, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत किस में है, आगे जो सर्कल ये नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है R = R² - P², इसमें मुझे ज़रूरत है, तो यहाँ पे R² की जगह पे ये पुट कर दूंगी। फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे भी किया हुआ है। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, √7 मिल जाएगी। तो देखो आपको R की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो रेडियस ऑफ सर्कल तो निकाल दिया, अब आपको सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, x - x1/L, y - y1/m एंड z - z1/n पुट कर दोगे, और LMN वो हो जाएंगी जो कि आपके प्लेन में x y z के कोफिशिएंट्स है वो हो जाएंगे, एंड x1 y1 z1 वो पॉइंट हो जाएगा जो आपने निकाला है, फाइंड आउट किया है, 0, -1, -2 हो जाएगा, x y z की प्लेस पे आप पुट कर दोगे।
तो यहाँ से पॉइंट जो एन यानी कि सर्कल के जो सेंटर है वो आपको इस तरह से मिल जाएगा कुछ कांस्टेंट तरीके से। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किससे कंपेयर करोगे, प्लेन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 एंड जो सेंटर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1,3,4। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जो फर्स्ट किया। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जस्ट, बट सेम वही क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करें क्योंकि मैंने ऐसा एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, पूरी की पूरी रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड आउट किए, फिर उसके सेंटर निकाले हैं, फिर आगे क्या क्या है, फिर r=0 निकाला है, ठीक है। एंड इसको आगे मैंने कैसे सॉल्व किया है, आगे यहाँ पे इसकी Cn की क्या निकाली है, n के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, k की वैल्यू निकाली है, फिर k की वैल्यू को n में जहाँ पे k है उसकी प्लेस पे पुट कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि n की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, तो इसको भी आप खुद करना। और ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। चलो इसको जो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स है इसको कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा टॉपिक ही है इसके लिए। तो हिंदी में क्या है, दो गोलों का प्रतिच्छेदन। अब देखो मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ कि एक स्पेयर लेते हैं अपन, ठीक है, और सेम उसी साइज़ का दूसरा स्पेयर लेते हैं और दोनों को जब हम आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं, यानी कि दोनों स्पेयर्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो उनके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो किसका फॉर्म करता है, एक सर्कल का फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो आपको 3D में देखने के लिए मैंने एक डायग्राम पीछे लिया है। अगर आप इस फिगर को देखते हो ढंग से तो ये एक स्पेयर लिया हुआ है, एक दूसरा स्पेयर लिया हुआ है, ठीक है। S1 और S2 मान लिए कि मैंने दो स्पेयर ले लिए हैं और देखोगे आप तो इनके इंटरसेक्शन से आपको क्या मिल रहा है, आपको एक ये जो डार्क ब्लू कलर की जो लाइन है उससे, यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है, उनका एक लोकस है, ठीक है। तो इनसे आपको क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है, यानी कि दो स्पेयर्स के इंटरसेक्शन से भी क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है। आप 3D फिगर में आप इसको इस तरह से देख सकते हो और आपको 2D में देखना है तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है कि आप पहले तो उस बुक में पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड वेट। बुक में आप पेज नंबर निकाल दोगे 22 पे है, ठीक है, 22 पे आप निकाल दोगे इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि पहले ये चीज़ प्रूफ करनी है, टू प्रूव डैट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स इज़ अ सर्कल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इस डायग्राम में क्या बताया कि दो स्पेयर्स जब इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बीच में क्या फॉर्म कर रहा है, एक सर्कल के फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता है और हमको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे 3D फिगर से, बट ये चीज़ हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करनी है तो अपन क्या कर रहे हैं कि हमने एक सर्कल ले लिया, सॉरी स्पेयर ले लिया S1 और एक दूसरा स्पेयर ले लिया S2। वो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि बीच में क्या बन रहा है, जो सरफेस बन रही है वो क्या बन रही है, एक सर्कल बन रही है। और वो चीज़ भी मैंने लिख ली है। और एक इनके जो सेंटर है पहले का उसको मैंने मान लिया S1 के स्फीयर का U1 V1 एंड W1 और दूसरे का सेंटर मैंने मान लिया U2 V2 एंड W2 मान लिया, ठीक है। अब देखो आगे मैंने क्या लिखा है कि S1 इज़ इक्वल टू, जो जनरल इक्वेशन होती है स्पेयर की, इम्पोर्टेंट है सबसे, तो जो S1 की जनरल इक्वेशन है वो मैंने मान ली UVW की जगह पे U1 V1 W1 और D1, क्योंकि मैंने जो इसके सेंटर माने वो U1 V1 W1 माने, एंड जो S2 की मैंने मान ली है वो क्या मान ली है, U2 V2 एंड W2 मान लिए, प्लस D1 है और यहाँ पे क्या है D2 इज़ इक्वल टू 0। और ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि अलग अलग स्पेयर्स है, उनके इंटरसेक्शन से हमको क्या सरफेस मिल रही है, सर्कल मिल रहा है। तो देखो पहले को इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या लाइन लिखी है, कॉमन पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो इस लाइन का मतलब ये है कि आप डायग्राम में देखते हो फिर से कि जब स्पेयर 1 है
और स्पेयर 2 है, इसमें 2 स्पेयर्स है। जब ये आपस में इंटरसेक्ट करने से जो इनके कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि जो ये डार्क ब्लू कलर की पूरी सर्कल ड्रॉ किया गया है, जो इनके कॉमन पॉइंट्स है दोनों स्पेयर्स से, ठीक है, उससे अपन को क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और ये दोनों जो कॉमन पॉइंट्स है वो इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को, यानी कि जो स्पेयर की जनरल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो नीचे मैंने क्या लिखा है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको मैंने क्या लिखा है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये ऐसा इसलिए लिखा है कि देखो आप ये सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये आपका पहला क्या था S1 और ये क्या था S2, ठीक है, और मैंने नीचे क्या लिखा है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप इस S1 में से इस S2 को पूरे के पूरा माइनस कर देते हो। तो यहाँ पे ये मैंने जो जिगजैग वाली लाइन बनाई है, तो इस लाइन को अगर आप देखोगे और जो पीछे वाली लाइन है वो एक क्या बना रही है, सर्कल बना रही है, ठीक है। तो इसकी अपन को क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि S1 माइनस S2 जब हम करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, इसको मैं एक सेकेंड इरेज कर लेती हूँ। इसका साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब देखो आगे क्या लिखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है। अब देखो ये जो S2 वाली इक्वेशन, S1 वाली, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके बात दोनों एक ही है क्योंकि दोनों स्पेयर की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या कर लोगे, आपको ये 2 कॉमन लेके यहाँ से क्या मिल जाएगा, U1 माइनस U2 मल्टीप्लाई में x, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे, माइनस कर रहे तो कट जाएंगे। और फिर क्या मिलेगा, 2V1 माइनस V2 y प्लस 2W1 माइनस W2 z प्लस D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो एक इक्वेशन नंबर 3 है, आप इसको देखोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है x y एंड z में। ढंग से देखोगे तो क्या मिलेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, आपको कुछ इस तरह से दिख रही है। तो ये जो मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी है a b एंड c की फॉर्म में, ये अपने पास क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है, कुछ इस तरह से ये आपको शो हो रही है। तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, आपके इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्पेयर्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब देखो आगे वाला टॉपिक क्या है, स्पेयर पासिंग थ्रू अ गिवन सर्कल, ठीक है। जब हमारे पास जो स्पेयर है वो हमारे पास एक सर्कल से क्या होता है, पास होता है, तो उस केस में उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, यानी कि एक दिए हुए वृत्त से गुजरने वाला गोला, उसकी इक्वेशन क्या होती है वो हमें निकालनी है। तो देखो क्या लिखा है, ये सारे टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम में ये आपको पूछते नहीं है, बट इनकी इक्वेशंस आपको जो होती है वो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ आती है आगे जब भी अपन क्वेश्चंस इनके सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का मतलब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सर्कल का मतलब जो स्पेयर एंड प्लेन की कंबाइंड फॉर्म जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने स्पेयर की जनरल इक्वेशन भी लिख दी है एंड प्लेन की भी इक्वेशन मैंने लिख दी है, या फिर ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो आप इसको। आगे क्या लिखा है, देन इक्वेशन ऑफ स्पेयर पासिंग थ्रू दी सर्कल, यानी कि ऐसे स्पेयर की इक्वेशन जो किसी सर्कल से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि तो वो अपने पास होता है s प्लस लैम्डा p इज इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ पे लैम्डा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और p जो होता है प्लेन होता है। यानी कि जब आप स्पेयर की इक्वेशन को कांस्टेंट टाइम प्लेन से ऐड करते हो तो हमें जो मिलता है वो किसकी इक्वेशन मिलती है, स्पेयर की इक्वेशन मिलती है, जो कि एक ऐसा स्पेयर है जो किससे पास हो रहा है, सर्कल से पास हो रहा है। तो s प्लस लैम्डा p इज इक्वल टू 0 ये आपको मिल जाती है। और कई बार आपके 2 मार्क्स में भी आपको अगर पूछ लेते हैं कि आपको इसकी स्पेयर की इक्वेशन लिखनी है जो किससे पास हो रही है, सर्कल से पास हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, s प्लस लैम्डा p इज इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, p प्लेन है एंड s क्या है, आपके स्पेयर की इक्वेशन है। अब देखो इसमें आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है,
लैम्डा लिखा है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट अ सरफेस थ्रू दिस सर्कल। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल है ये स्फीयर की, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लैम्डा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है तो आप बुक में देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको गिवन है पेज नंबर 25 पे आई थिंक, है ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये शायद आपको पूछा भी है ये वाला। एक सेकेंड वेट, कोई ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है तो एक बार के लिए आप इसको यहाँ से समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 25, और आप यहाँ से क्वेश्चन देख लेना बुक से। बुक में क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ऐसे स्फीयर की अपन को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको क्वेश्चन में करना ये है कि अपन को ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो कि एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा से भी पास हो रहा है और एक सर्कल है उससे भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने यही चीज़ आपको बोली है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज़ मेन होती है। तो अपने पास गिवन क्या है, सोल्यूशन में देखते हो आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और नीचे कॉमा करके क्या है, z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन में देखते हो एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो ये जो सर्कल आपको गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर है, एंड प्लेन साथ में इक्वेशन प्लेन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखते हो, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है तो यहाँ से आप देखोगे तो प्लेन की भी इक्वेशन है और आपके पास स्फीयर की भी इक्वेशन है, तो दोनों कंबाइंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। इसी के लिए आगे क्या लिख दिया इन्होंने, सर्कल लिख दिया है। तो आप बिना सोचे समझे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि z इज इक्वल टू 0 एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाली इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने ए स्क्वायर को इधर ले लिया एंड जेड इज इक्वल टू 0 जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है वो एज इट इज़ लिख ली। ठीक है, अब देखो नीचे द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर पासिंग थ्रू अ गिवन सर्कल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे स्फीयर की इक्वेशन जो किसी सर्कल से पास हो रही है, ठीक है, उस इक्वेशन कौन सी होती है, वो एस प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूज़ कर ली। ठीक है, जहाँ पे एस वो स्फीयर होता है जो अपन को गिवन होता है और पी जो प्लेन होता है वो प्लेन होता है जो अपने पास सर्कल की इक्वेशन में गिवन होता है। तो वो प्लेन की इक्वेशन भी लिख ली, अपने पास z था तो मैंने z लिख लिया प्लेन की प्लेस पे, एंड एस स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर था तो वो लिख दिया। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा जेड और माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से मिल गई। अब देखो कि आपको एक स्फीयर की इक्वेशन तो दिख रही है कुछ, लेकिन ये जो लैम्डा है, लैम्डा मैंने क्या बताया था आपको कि ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, वरना ये यहाँ पे इनकम्प्लीट रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये लैम्डा क्वेश्चन है तो सॉरी लैम्डा ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो आगे क्या लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो अपने पास स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, ये स्फीयर किससे पास हो रहा है, एक पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रहा है। तो क्या करेंगे, जब कोई पॉइंट किसी स्फीयर से पास होता है तो एक्स वाई जेड यानी कि जनरल पॉइंट की जगह पे अपन क्या कर लेते हैं, ये अल्फ़ा बीटा गामा पुट कर लेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड पे। तो कर लो आप अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 में ये पॉइंट मैं पुट कर रही हूँ है ना, माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा, गामा। अब देखो मैं इसको आगे करती हूँ, क्या लिखा है मैंने, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें आप लैम्डा की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते हो, किसकी, जो अपन ने निकाली अल्फ़ा बीटा एंड गामा में,
तो आपको फाइनली उस स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी जो अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट से भी पास होती है एंड इस सर्कल से भी पास होती है। तो मैं आगे क्या करूँगी, इस इक्वेशन नंबर 3 में लैम्डा की प्लेस पे ये जो नीचे वैल्यू निकाली वो पुट कर दूँगी, तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ तक छोड़ते हो तो भी आप ठीक है, और फर्दर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, गामा को उधर मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फाइनली आपको नीचे जो इक्वेशन लिखी है वो मिल जाएगी। ठीक है, चाहो तो सॉल्व कर लेना, वरना कोई बात नहीं। अब देखो आगे एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं ना। क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक है, अब देखो क्या है, इस बार ये लिखा है कि हमें ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो दो स्फीयर के इंटरसेक्शन से क्या होता है, हमें मिलता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ ये भी चीज़, देखो ये आप इन स्फीयर्स को देख रहे हो। ठीक है, अगर आप ढंग से देखते हो तो जब ये इंटरसेक्ट होते हैं तो इस सर्कल के अलावा ये जो राउंड शेप में दोनों तरफ बन रहा है, ये कुछ तरह का अपने पास क्या बन रहा है, एक स्फीयर टाइप में कुछ फॉर्म बन रही है। ठीक है, इंटरसेक्शन से। तो इस स्फीयर की इक्वेशन अपन को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, लेट द इक्वेशन ऑफ द गिवन स्फीयर बी। अपने पास क्या लिखी है, एक तो मैंने लिखी है पहले की वही u1 v1 एंड w1 इसके सेंटर लेट करके, दूसरे की लिखी है u2 v2 एंड w2 सेंटर लेट करके, ये दूसरे स्फीयर की जनरल इक्वेशन मैंने लिख दी। यहाँ तक तो चलो चीज़ कॉमन है कि दोनों स्फीयर की मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, देन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब देखो कि मैं आपको फिर से मैं ये फिगर बताती हूँ, अगर आप इसमें देखते हो तो ये जो स्फीयर है बीच वाला इंटरसेक्शन से जो बन रहा है वो किससे पास हो रहा है, सर्कल से पास हो रहा है। और सर्कल से पास होने वाला जो, एक सेकंड वेट है ना, सर्कल से पास होने वाला जो स्फीयर है उसकी इक्वेशन अपन ने अभी क्या पढ़ी, s प्लस लैम्डा पी, जहाँ पे s क्या था, स्फीयर था, p क्या था, प्लेन था, इज इक्वल टू 0 पढ़ा है। तो अब देखो यहाँ पे अब एक बार तो आ जाएगा पहला स्फीयर s1 और दूसरी बार आ जाएगा लैम्डा के साथ दूसरा स्फीयर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपने पास जो है सर्कल से अगर वो स्फीयर पास हो रहा है तो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, और इंटरसेक्शन किन से हो रहा है, दो स्फीयर से हो रहा है, s1 से एंड s2 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा के साथ दूसरा स्फीयर आ जाएगा s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू -1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें -1 नहीं लेनी है। लैम्डा की वैल्यू हमें हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लेते हो तो आप उसके जो अपने आगे वाला टॉपिक पढ़ा है इंटरसेक्शन से जो सर्कल बन रहा है उसकी हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, s1 प्लस लैम्डा s2 करोगे तो s1 की जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 से देखोगे तो यहाँ से आपको इतना तो शायद आप कर ही सकते हो, फिर भी मैं बता देती हूँ क्या हो जाएगा। लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लोगे s2 से तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस लैम्डा कॉमन लेके एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर कॉमन लेके आपको मिल जाएगा 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, फिर 1 प्लस लैम्डा जेड स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा पहले से 2u1 और दूसरे में क्या करोगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लैम्डा u2 एक्स, फिर लैम्डा v2 वाई, फिर लैम्डा w2 जेड प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यानी कि ये आपको उस स्फीयर की इक्वेशन मिल गई जो दो स्फीयर्स s1 s2 के इंटरसेक्शन से क्या है, हमें मिलती है। अब देखो ये आगे वाला टॉपिक है डायामीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, यानी कि व्यास के रूप में गोले का समीकरण। ठीक है, डायामीटर फॉर्म में आपको क्या करनी है, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, मैंने आगे क्या लिखा है इसमें, वेयर a x, y, z एंड b x2, y2, z2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। देखो ये तो एक बार थ्योरी है, आप समझ लो कि व्यास की फॉर्म में अपन को क्या करना है कि डायमीटर की फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या कर लिया कि जो हमारा स्फीयर है उस पर एक पॉइंट मान लिया x1, y1, z1 जिसका नाम दे दिया मैंने a, और एक पॉइंट मैंने मान लिया x2, y2, z2, दोनों को क्या कर दिया मैंने, एंड पॉइंट्स है ये स्फीयर के, दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। ठीक है, तो ए भी मेरे पास जो है वो क्या मिल गया, एक डायामीटर हमें मिल गया स्फीयर के लिए। ठीक है, तो अगर अब आप देखते हो, ठीक है, तो
ये जो पॉइंट P है, जनरल पॉइंट मैंने लिया है किसी स्फीयर पे x, y, z, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, A यानी कि जो एंड पॉइंट्स लिए थे उसको उससे मीट करवा दिया और B से भी इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो APB बना है, आप अगर इसको ढंग से देखोगे तो ये एक एंगल बन रहा है। किस में एंगल बन रहा है, एक स्फीयर में क्या है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो नीचे मैंने थ्योरम लिखी है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, ठीक है। यानी कि जो आपकी सर्कल में बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, किसी जनरल पॉइंट से अगर आप लेते हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डायमीटर पे, तो जो एंगल बनता है, ठीक है, वो एंगल आपको जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि ऐसा एक थ्योरम है और इसका एक प्रूफ भी है, ठीक है। प्रूफ की ज़रूरत नहीं है हालांकि, तो मैंने ये डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे A, P और B को क्या मान लिया कि हमारे क्या है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि सेमी सर्कल का थ्योरम यही है कि ये क्या बनाता है, एक राइट एंगल बनाता है। तो PA परपेंडिकुलर है किस पे, PB पे परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डायामीटर के फॉर्म में अपन को स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, इसीलिए अपन ने क्या कर लिया कि दो पॉइंट्स भी ले लिए, ठीक है। तो ये डायामीटर है अपने पास और एक जनरल पॉइंट भी ले लिया P, ठीक है, किस पे, स्फीयर की सरफेस पे ले लिया। और इन पॉइंट्स को पॉइंट P से PA और पॉइंट B से PB परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो हमें जो 90 डिग्री एंगल मिला, ठीक है, APB, उससे अपन ने क्या कर दिया, एक थ्योरम के थ्रू इसको लिख दिया कि ये हमारे पास म्यूचुअली दोनों परपेंडिकुलर लाइन से वो क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ लाइन PA, यानी कि PA जो ये लाइन है परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है हमने, आप देखते हो इस स्फीयर में, तो ये जो लाइन है, अगर आपको इस लाइन के डायरेक्शंस रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे कि x में से जो ये पहला वाला पॉइंट है वो माइनस कर दोगे, y में से जो ये पॉइंट है y1 ये माइनस कर दोगे, एंड z में से ये जो पॉइंट है z1 ये माइनस कर दोगे। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शंस रेशियोज मिल जाएंगे। और ये चीज़ अगर आपको क्लियरली समझनी है तो आगे फॉर्मूला भी इसका गिवन है कि जब अपने पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसके डायरेक्शंस रेशियोज अपन किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से फिर भी समझ लो, मैंने लिख लिया है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे जनरल पॉइंट के x, y, z, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट थे x1, y1 एंड z1। तो इनके जो डायरेक्शंस रेशियो हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मिल जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यानी कि डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स P, x1, y1 प्लस q, x2, y2, z2। ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये फॉर्मूला लिखा है जो आगे अपन को गिवन है कि ऐसा फॉर्मूला होता है डायरेक्शंस कोसाइंस या फिर रेशियो निकालने का, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सिमिलरली मैंने नीचे लिखा है डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ लाइन PB, यानी कि P के कोऑर्डिनेट x, y, z है और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो क्या कर लोगे, आपके डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने के लिए x माइनस x2, y माइनस y2 एंड z माइनस z2 मिल जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है मैंने कि AP लाइन जो है वो PB लाइन, दोनों के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। तो आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब लाइंस होती है अपने पास, ठीक है, तो उनकी अपन को जब इक्वेशन निकालनी होती है, ठीक है, तो क्या होती है अपने पास, A1 A2, B1 B2, C1 C2 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो उनके डायरेक्शंस A1 B1 C1, ठीक है, जो ये जो होता है वो पहले वाली लाइन के डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं, और A2 B2 और C2 जो यहाँ पे होते हैं वो दूसरी वाली लाइन यानी कि PB के डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं, ठीक है। तो जो दोनों डायरेक्शंस कोसाइंस निकाले हैं उनको अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये अपने पास जो मैंने लिखा है A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 वाला फार्मूला, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के लिए फार्मूला होता है अपने पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले के डायरेक्शंस कोसाइन आए x2 माइनस x1, दूसरे क्या आए x माइनस x2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि A1 A2, दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे y2 माइनस y1 एंड y माइनस y2, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे z माइनस z1 एंड z माइनस z2। सॉरी, ये जो कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअली अपन ने जो पॉइंट लेट किया था वो जनरल पॉइंट x, y, z किया था, एंड ए जो था x1 y1 z1 था। तो जो इसके जो डायरेक्शंस कोसाइंस जो है वो जो ऊपर मैंने लिखे है x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1, वो है A1
A1 B1 C1 एंड जो A2 B2 C2 है वो अपने पास PB लाइन की जो मैंने नीचे लिखे है वो है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।